अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज के पोर्शन को शुरू कर चुके हैं और अपने माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट्स। हम इस रिव्यू क्वेश्चंस के पोर्शन में से पहले 3 क्वेश्चंस तो डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में आने वाले अगले 3 लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम पॉइंट्स को ना सिर्फ नोट भी कर रहे हैं बल्कि इन्हें लर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि ये रिव्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी चैप्टर की बैकबोन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम 4th रिव्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी हो सकती हैं और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव? तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे वेव की डेफिनेशन पूछी जा रही है। एलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दूसरी चीज़ क्या पूछी जा रही है, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स की डिफरेंस की वैल्यू या डिफरेंस की बात पूछी जा रही है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, साथ उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दी है ऑल्सो गिव द एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो अगर इसकी मार्क्स डिवीजन करें तो कैसे होगी स्टूडेंट्स? 1 नंबर इसमें वेव की डेफिनेशन का स्ट्रेट अवे होगा और मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंस का अलॉन्ग विद एग्जांपल 1 मार्क होगा, यानी 1 + 1 = 2 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, कैसे नंबर्स की डिवीजन बनी? 1 नंबर स्ट्रेट अवे आपको वेव की डेफिनेशन के लिए और मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंस और एक एक एग्जांपल साथ देने के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट्स? फिर वही बात, सबसे पहले आपको अगर डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे एज इट इज़, हरफ ब हरफ, वर्ड ब वर्ड। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या है? द वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes the particles of a medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। और इस बात को आप एक्सप्लेन करने के लिए साथ एक छोटी सी एग्जांपल पहले वेव्स के लिए दे देंगे। चाहे तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करके दे सकते हैं कि अगर इस टब में वाटर पड़ा हो तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वाटर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी शुरू करें, इस डिस्टर्बेंस की वजह से इस टब का वाटर अप एंड डाउन मोशन शुरू कर देगा। सो इस डिस्टर्बेंस की वजह से एक अप एंड डाउन मोशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस टब में वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल भी इसकी एक आ गई। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, उस टाइम से मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस भी पूछा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग देंगे, किसकी? मैकेनिकल वेव्स की। चलिए देते हैं, ये मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन आप ड्यूरिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो क्या है डेफिनेशन स्टूडेंट्स? ज़रा मेरे साथ रिवाइज कर लें। द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम। सो हम क्या लिखेंगे? वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर propagation are called as mechanical waves। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल भी साथ ही साथ दे देते हैं। सो व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स? जल्दी से सोचिए। अभी जो हमने ऊपर वेव्स प्रोड्यूस की हैं ये मैकेनिकल वेव्स ही हैं। ऊपर से मुराद ये वाटर में जो वेव्स हमने प्रोड्यूस की हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में बेहतरीन वेव्स ऑफ वाटर हैं या वाटर वेव्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर हम दूसरी हेडिंग देंगे, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? इसका ऑपोजिट। हम इस बात को टॉपिक और चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डेफिनेशंस लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट से। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर any medium for their propagation स्टूडेंट्स, याद कीजिए
इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी देनी है। तो एग्जांपल क्या है इसकी, जल्दी से सोचिए। इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी थी, हमने डिस्कस की हुई है स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल में बेहतरीन एग्जांपल लाइट की है। लाइट की भी कह सकते हैं और एक्स रेज भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स एक्स रेज भी इसी की एग्जांपल में आएंगी। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व करना भी आ गया होगा। अब हम चलेंगे इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब ये है हमारे सामने इस चैप्टर का एक अगला रिव्यू क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव, तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस पैदा करना है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव में विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो एक एक नंबर दोनों के डिफरेंस के लिए होगा, तो इसे ऐड करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कुल मिला के टोटल 2 मार्क्स का बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो ज़ाहिर है अब लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव का डिफरेंस लिखना है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, विद देयर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह लीजिए या डेफिनेशन कह लीजिए। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ। द मेन डिफरेंस इज स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट या डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या है। In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave. आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने स्लिंकी की एग्जांपल की थी। हमने कहा था कि अगर एक स्लिंकी को जो नॉर्मल इस कंडीशन में पड़ी हो, इस स्लिंकी को आगे और पीछे झटकना शुरू करें, इसे आगे और पीछे झटकने से याद है क्या प्रोड्यूस हुआ था। चलिए फिर से देखते हैं। हमने कहा था कि इसे आगे और पीछे झटकने से कुछ पोर्शंस ऐसे प्रोड्यूस होंगे जहाँ पे ये स्लिंकी बहुत करीब है, और कुछ पोर्शंस ऐसे प्रोड्यूस होंगे जहाँ पे ये स्लिंकी फार अपार्ट है। फिर कुछ बहुत करीब और कुछ फार अपार्ट, और फिर कुछ पोर्शन ऐसे जहाँ पे इस लिंक की बहुत करीब है और कुछ फार अपार्ट। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं, ये हिस्सा कंप्रेशन और ये हिस्सा रेयर फ्रैक्शन, फिर ये हिस्सा कंप्रेशन और ये हिस्सा रेयर फ्रैक्शन। तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किसका खासा है, किसकी प्रॉपर्टी है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल तो आप इस स्लिंकी के टू एंड फ्रो मोशन की भी दे सकते हैं कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्लिंकी विल प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और भी मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए ड्यूरिंग लेक्चर मैंने कहा था कि जो हम बोलते हैं साउंड वेव्स, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही हैं। याद कीजिए मैंने कहा था कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे बोलने से जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर्स हैं वो आगे की तरफ पुश होते हैं। इस तरह से एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो या पार्टिकल्स करीब करीब हों, उसे कंप्रेशन कह देते हैं। और ऐसा रीजन भी होता है जहाँ पे पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, और जहाँ पर पार्टिकल्स फार अपार्ट हो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेयर फ्रैक्शन। तो हमारी साउंड की वजह से भी ऐसे रीजन्स यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस जनरेट होते हैं। तो हमारी साउंड की प्रोपागेशन भी स्टूडेंट्स कौन सी वेव होगी, ये भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। सो दिस रीजन इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन, दिस रीजन इज द रीजन ऑफ रेयर फ्रैक्शन। ये फिर से एक कंप्रेशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को तो डिस्कस कर लिया, अब आप इसकी स्टेटमेंट को देख लेंगे, स्टेटमेंट के साथ एक एग्जांपल लिख देंगे। अब आइए ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स वेव क्या थी, मैंने ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब आपको बताया था। ट्रांसवर्स किसे कहते हैं, याद कीजिए ट्रांसवर्स के लिए मैंने कहा था 90 डिग्रीज का वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ परपेंडिकुलर। सो इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेशन motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave। ये perpendicular to the propagation of wave होती है। और हमने क्या कहा था, हमने इसी स्लिंकी की एग्जांपल ली थी। एक एग्जांपल स्लिंकी की देख लेते हैं। हमने कहा था कि अगर ये स्लिंकी स्प्रिंग अगर एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच हो
और आप इसे अप एंड डाउन थ्रस्ट करना शुरू करें, ऊपर और नीचे झटकना शुरू करें, तो इसका एक अप एंड डाउन वेव बन जाता है। इस अप वाले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ बोलते हैं। ये ऊपर और नीचे वाली क्रेस्ट और ट्रफ वाली वेव कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्स, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे रहते हुए ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं और वेव आगे की तरफ प्रोपागेट हो रही होती है स्टूडेंट्स। इस केस में ये वाली वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। सो सबसे पहले आपने क्या लिखा? इसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने ये दी, अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी एक और एग्जाम्पल भी है। याद कीजिए रिपल टैंक। रिपल टैंक में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि अगर हमारे पास ऐसा वाटर टैंक हो जिसमें वाटर की सरफेस काम हो, यानी कि साग के धोरों की हुई हो, इसमें अगर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की जाए अप एंड डाउन, तो एक और वेव जनरेट होती है ऊपर नीचे मूव करती हुई। तो स्टूडेंट्स इसमें भी वेव की मोशन ऊपर नीचे है और वेव की प्रोपागेशन आगे की तरफ है। तो स्टूडेंट्स हम इसे क्या बोलेंगे? ये भी ट्रांसवर्स वेव है। तो एग्जांपल में आप वाटर वेव्स लिख सकते हैं। यस, वाटर वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। याद रखिएगा ये वाटर वेव्स सरफेस ऑफ वाटर पर प्रोड्यूस होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये है आपके सामने इस चैप्टर का 6th रिव्यू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये 6th रिव्यू क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें खुद से एक वेव ड्रॉ करने को कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें ये क्या कह रहा है। कहता है ड्रॉ अ ट्रांसवर्स वेव। तो हमें क्या चीज़ ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स? एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करनी है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। तो एक ऐसी वेव ड्रॉ करनी है जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2 सेंटीमीटर्स का, एंड द वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर्स। और उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर्स। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जो वेव आप ड्रॉ करें उसमें एम्पलीट्यूड कितना रखना है। और एम्पलीट्यूड होता क्या है? एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान फासला। चलिए थोड़ा सा करके देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और इसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब इस पर हमें एम्पलीट्यूड लेना है 2 सेंटीमीटर्स। तो चलिए एक पॉइंट मार्क करते हैं स्केल बना के, ये 1 सेंटीमीटर, लेट्स से ये 0.2 सेंटीमीटर्स का है। तो स्टूडेंट्स अगर एम्पलीट्यूड वेव की ऊपर वाली तरफ होता है, क्रेस्ट की तरफ होता है, तो वही एम्पलीट्यूड नीचे वाली तरफ यानी ट्रफ की तरफ भी होता है। तो ये 1 और ये 2, तो हमारे पास एक एम्पलीट्यूड के लिए स्केल सेट हो गया। और वेवलेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के लिए भी मार्क ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स ये वेव यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी अगर ये वेव यहाँ पर ख़त्म हो रही है और यहाँ से शुरू हो रही है तो किस किस्म की होगी? चलें ड्रॉ करके देखते हैं। इस वेव का हाफ मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट पर आप जानते हैं कि क्रेस्ट शुरू होता है और मिड पॉइंट तक ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये इसका क्रेस्ट आ गया और ये इसका ट्रफ आ जाएगा लाइक दिस। स्टूडेंट्स ये जो वेव हमने ड्रॉ की है, अगर आप इसका एम्पलीट्यूड नापें तो एम्पलीट्यूड मेजर करने पर ये 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल होगा। और अगर इसकी वेवलेंथ को मेजर करें तो इसकी वेवलेंथ 0 से लेके ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने वेव ड्रॉ की है इसकी वेवलेंथ तो 4 सेंटीमीटर है, लेमडा इज 4 सेंटीमीटर एंड एम्पलीट्यूड इज, स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड की वैल्यू इसकी 2 सेंटीमीटर की है। तो आप ऐसी वेव ड्रॉ कर चुके हैं जिसका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ रिक्वायर्ड हो और गिवन हो, और इसमें अब आपको क्रेस्ट और ट्रफ मार्क करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसका ये ऊपर वाला हिस्सा, इतना पोर्शन क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द क्रेस्ट ऑफ द वेव। और स्टूडेंट्स ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? दिस विल बी कॉल्ड एज द ट्रफ ऑफ द वेव्स। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा रिव्यू क्वेश्चन 10.6 भी। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने अगले 3 क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। हम 4th, 5th और 6th क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ना सिर्फ हमने क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लिए बल्कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी सीखा है। तो स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स समझ आए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।